नमस्ते। मैं प्रोफेसर डॉक्टर सुशील कुमार शर्मा, ज्योति विद्यापीठ, वुमेंस यूनिवर्सिटी जयपुर, फैकल्टी ऑफ आयुर्वेद साइंस, BMS सेकेंड ईयर, रसशास्त्र एवं भेषज कल्पना विषय। इस विषय में मैं आपको पिछले अध्यायों में मैंने आपको परिभाषा प्रकरण के बारे में बताया। अब भी मैं आपको परिभाषा प्रकरण के बारे में बताने जा रहा हूँ। इसमें कई ऐसे शब्दों का चयन है, उन शब्दों का रसशास्त्र में ज्ञान होना अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि अनेकों बार उन शब्दों का प्रयोग किया गया है। अतः उन शब्दों की जानकारी हर विद्यार्थी को, हर छात्र छात्रा को होनी चाहिए। तो उन्हीं के बारे में आपको बताने जा रहा हूँ। इससे पहले मैंने आपको कुछ बताए थे, अब अन्य बताने जा रहा हूँ। अब है मृतलोह। मृतलोह एक शब्द है। मृतलोह किसे कहते हैं उसके बारे में बताने जा रहा हूँ। तर्जन्य, अंगुष्ठ, संधृष्टम, विषेच्छेद खांतरम तुयत, निवेष्टंच वहिर्नेति मृतलोहम तदुच्यते। मृतलोह उसे कहते हैं, मृतलोह उच्यते कहते हैं। मतलब इसकी हिंदी में अनुवाद है, किसी भी धातु की भस्म को, ये धातु परीक्षण है, मतलब भस्म बनने के बाद में परीक्षा का एक प्रकार है, मृतलोह होनी चाहिए, भस्म मृतलोह होनी चाहिए। उसका परिभाषा, उसका प्रकरण है, उसमें है किसी भी धातु की भस्म को तर्जनी और अंगुष्ठ के बीच मलने से यदि वह भस्म अंगुली की रेखाओं में प्रविष्ट हो जाए, बाहर न निकलती हो, तो ऐसी भस्म को मृतलोह भस्म कहते हैं। ऐसी लोह को मृतलोह भस्म कहते हैं। इसको रेखापूर्ण भी कहते हैं। इसका दूसरा नाम रेखापूर्ण भी है। रेखापूर्ण होनी चाहिए। तो ये भस्म की परीक्षाओं में इसका वर्णन आता है, रेखापूर्ण मृतलोह। इसके लिए आगे है, मृतलोह की परीक्षा कैसे करेंगे। बनी हुई धातु की भस्म को लेकर एक मूसा में रख संभाग चांदी के पत्र या तार, घृत और मधु मिलाकर तीव्राग्नि पर दहन करें। शीतल होने पर चांदी के मान में अथवा चांदी में कोई परिवर्तन न हो तो उसे मृतलोह कहेंगे। मतलब कोई भी मृतलोह भस्म को चांदी के पत्र या तार रख करके घृत मधु मिलाकर तीव्राग्नि में दहन करें, और शीतल होने पर चांदी के मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है, चांदी उतनी की उतनी रहती है, तो वो उस भस्म को मृतलोह भस्म कहेंगे। ये उसकी परीक्षा है। आगे बताएंगे भस्मों की परीक्षा। ये भस्मों की परीक्षा में आती है मृतलोह भी। तो इसमें है भस्मों की परीक्षा में वारितर, रेखापूर्ण, अपूर्णभ्रव, उत्तम, निरुद्ध, सूक्ष्म, वर्ण, श्लक्ष्ण, एवामी, स्वादरहित, निर्धूम, आम्ल परीक्षा, निश्चंद्र और लघुता, ये सब भस्मों की परीक्षा के वो है। भस्म इतने गुणों से युक्त होनी चाहिए, तब वो भस्मों की परीक्षा होती है। अब सबसे पहले मैं वारितर के बारे में बताने जा रहा हूँ। वारितर किसे कहते हैं। वारितर, वारी यानी पानी, पानी में तैरने वाली, पानी में तैरने वाली वारितर कहलाएगी। तो वारितर के बारे में है कि धातुओं की भस्म को तर्जनी और अंगुष्ठ अंगुली में दबाकर, तर्जनी और अंगुष्ठ अंगुली में दबाकर पानी में डालने पर यदि वह भस्म तैरती है तो उस भस्म को वारितर भस्म कहते हैं। पानी में डालने पर अगर वो पानी में तैरती है, वारी यानी पानी, तर यानी तैरना, तो पानी में तैरती है तो उस भस्म को वारितर भस्म के नाम से कहा जाएगा। ये भस्म की परीक्षा है। इसका मतलब भस्म अच्छी बन गई है। अन्य परीक्षा में है रेखापूर्ण, जो अभी ऊपर बताई गई थी कि तर्जनी और अंगुष्ठ अंगुली के भस्म को रगड़ने पर रेखाओं में प्रविष्ट कर जाए तो उस भस्म को रेखापूर्ण कहते हैं। रेखापूर्ण सूक्ष्मता का प्रतीक है। उन रेखाओं में भस्म समा जाए तो वो रेखापूर्ण कहलाती है। इसका दूसरा नाम मृतलोह भी है। मृतलोह भी इसे कहते हैं। आगे है अपुनर्भव। अपुनर्भव यानी अपने पूर्व उस रूप को, अपने प्राकृतिक रूप को पुनः प्राप्त नहीं करे, वो अपुनर्भव है। इसमें लिखा है गुड़ गुंजा सुख स्पर्श मध्वा आज्य सह योजिताम ना याति प्रकृतम ध्याना अपुनर्भव उच्यते। इसमें कहा गया है कि मित्र पंचक कहा है इसको। गुड़ गुंजा सुहाग मधु और घृत, गुड़ गुंजा सुहागा मधु और घृत, इसको मित्र पंचक कहा। इन पांचों को मित्रवत व्यवहार करने वाले पंचक कहा। ये पांचों मित्रवत व्यवहार करने वाले हैं, तो इनको मित्र पंचक के नाम से कहा गया है।
इनके साथ किसी धातु भस्म को मिलाकर धमन करने से यदि कोई विकृति भस्म में नहीं हो, अर्थात भस्म का मूल धातु पृथक पृथक न हो, तो उसे भस्म को अपुनर्भव कहते हैं। उस भस्म को क्या कहेंगे? अपुनर्भव कहेंगे। ये भस्म की अपुनर्भव की परीक्षा है। आगे निरुद्ध भस्म किसे कहेंगे? निरुद्ध रोपेण सह संयुक्तम ध्यामतम रोपेण नो लगेत तदा निरुद्ध मृत्युतम लोहम तद अपुनर्भवम। ये अपुनर्भव की परिभाषा है, निरुद्ध की परिभाषा है। क्या है? किसी भी धातु भस्म को चांदी के टुकड़े के साथ मिलाकर मूसा में रख धमन करें, चांदी के टुकड़े के साथ धमन करें, उस भस्म का कुछ भी अंश यदि चांदी के साथ नहीं मिलता है तो उसे भस्म को निरुद्ध भस्म कहेंगे। ऐसा ही भस्म अपुनर्भव भी कही जाती है। अपुनर्भव और निरुद्ध दोनों एक जैसी है, उसको अपुनर्भव भी कहेंगे और उसको निरुद्ध भी कहेंगे। मतलब चांदी में वो भस्म लगे नहीं, चांदी का मान समान रहे, तो उसको निरुद्ध या अपुनर्भव भस्म कहा गया है। आगे भस्म की परीक्षा में है अवामी यानी वमन होना, मतलब भस्म को लेने के बाद में उल्टी नहीं होनी चाहिए, वमन नहीं होना चाहिए, उसको अवामी कहेंगे। तो उसके लिए है किसी भस्म विशेष को, विशेषकर ताम्र में ज़्यादा होती है, ताम्र और स्वर्णमासिक भस्मों के लिए परीक्षा की जाती है। विशेष तौर से ताम्र और स्वर्णमासिक के लिए परीक्षा की जाती है। भस्म को थोड़ा अंश जीभ पर रखने से रल्लास, थुकथुकी या मिश्री आदि न हो तो उस भस्म को अवामी भस्म कहते हैं। यह परीक्षा सभी धातु भस्मों में करनी चाहिए। वैसे विशेष तौर से ताम्र और स्वर्णमासिक के लिए है, लेकिन सभी भस्मों में इसकी परीक्षा करनी चाहिए। सभी भस्म अवामी होनी चाहिए, मतलब उसका थोड़ा सा अंश जीभ पर रखने पर यदि कोई वमन जैसी स्थिति नहीं हो तो उसको अवामी कहेंगे। अम्ल परीक्षा, ये भी धातुओं की परीक्षा है। अम्ल परीक्षा, इसमें लिखा गया है ताम्र, स्वर्णमासिक और तुत्थ भस्मों के लिए परीक्षा आवश्यक है। ताम्र के लिए, तुत्थ के लिए और स्वर्णमासिक के लिए आवश्यक है। उपर्युक्त भस्मों में ऊपर नींबू, स्वरस आदि खट्टे द्रव डालने पर यदि अपक्व भस्म होगी तो वह तुत्थ के रंग जैसा रंग हो जाएगा। यही परीक्षा खट्टे दही पर करेंगे तो ऐसा ही होगा। पीतल के पात्र में यदि भस्म रखकर छोड़ देंगे तो भी ऐसा ही रंग हो जाएगा। ये अपक्व, तब इसको अपक्व भस्म समझें कि पूरी पकी हुई नहीं है, ये अम्ल परीक्षा है। तब माने कि इसके और पुट देने हैं, ये भस्म पूरी बनी हुई नहीं है, ये अपक्व है, इसमें शास्त्रोक्त और भी पुट देने हैं, ऐसा सोचना चाहिए। निर्धूम कहते हैं बिना धुआं वाली, जिसमें धुआं नहीं उठे। निर्धूम के लिए है कि अपक्व भस्म को अग्नि पर रखने से धुआं निकलने लगता है, ऐसी भस्म त्याज्य है, अतः और पुट लगाना चाहिए, पुनः अग्नि पर रखना चाहिए। यदि धुआं नहीं निकलता है तो शुद्ध समझना चाहिए, वो निर्धूम है। मतलब भस्म को अग्नि पर डालें तो उसमें से धुआं नहीं निकलना चाहिए, वो भस्म पक्व मानी जाती है। निस्वादु, कोई स्वाद नहीं होना चाहिए, भस्मों में किसी प्रकार का कोई स्वाद नहीं होना चाहिए। यदि किसी प्रकार का खट्टा, मीठा, तीखा, कषाय आदि स्वाद भस्म में मालूम हो तो उसे भस्म को पुनः पुट लगानी चाहिए, ये भी शास्त्रों में उल्लेख मिलता है। निश्चंद्र, चंद्रिका नहीं होनी चाहिए, उसमें किसी तरह की निश्चंद्र भस्म हो। भस्मों में किसी प्रकार का ये परीक्षा विशेष तौर से अभ्रक, स्वर्ण, रजत, माक्षिक आदि भस्मों के लिए की जाती है। निश्चंद्र वाली चंद्रिका युक्त भस्मों को खाने से सर्वप्रथम अनेक प्रकार के मूत्र विकार, प्रमेह, अश्मि, मूत्र कच्छादि पैदा होते हैं। चंद्रिका युक्त भस्म किडनी वृक्क को जाकर जमा हो जाती है, जिससे भारी धातु के कारण वृक्क धीरे धीरे शोथ पक आदि से युक्त होकर अपना कार्य छोड़ देते हैं। अतः चंद्र भस्म नहीं सेवन करनी चाहिए। जिसमें चंद्र युक्त हो, चंद्रिका युक्त हो, ऐसी भस्म का सेवन नहीं करना चाहिए, ये किडनी को खराब करती है, इसलिए इसका प्रयोग नहीं करना चाहिए। लघुना धातुओं को जल में कई गुना भारी होती है। धातुएं क्या है, जल से कई गुना भारी होती है।
फिर भी धातु भस्म अग्नि परीक्षा और मर्दन करने से हल्की हो जाती है। अतः कहा जाता है कि धातु भस्म में मर्दन और अग्नि संयोग से हल्की हो जाती है। सुपाच्य होने से शीघ्र ही एक में मिल जाता है। हल्की होने के कारण मृदु, आशुकारी और सूक्ष्म गुण युक्त होने हो जाती है। अतः इसमें लघुता प्राप्त हो जाती है। अब इसके बाद में है आगे अमृतीकरण। अमृतीकरण ये भस्म परीक्षा का उत्तम परीक्षा है। सभी धातुओं में करनी चाहिए वैसे तो, लेकिन विशेष तौर से ताम्र भस्म में इसका अमृतीकरण करके ही प्रयोग करना चाहिए। अमृतीकरण से यह है कि उसमें अमृत जैसे गुण उसमें हो जाते हैं। तो अमृतीकरण कैसे करेंगे? उसके लिए है लोहादीनाम मृतानाम वे वैशिष्ट गुण उत्तये। लोहानाम मृतानाम च ये वैशिष्ट दोष अनुत्तये क्रियते यस्तु संस्कारम अमृतीकरणम मतम। धातुओं की भस्म करने पर उसमें रहे हुए शेष दोष को दूर करने के लिए जो संस्कार किया जाता है उसे अमृतीकरण कहते हैं। मतलब धातुओं की कोई भस्म बन गई और उसमें मान लो किसी प्रकार से कोई शेष दोष रह गया है, तो वो शेष दोष को दूर करने के लिए जो प्रक्रिया की जाती है उसको अमृतीकरण कहते हैं। इससे धातु अमृत के समान गुणकारी हो जाती है। आगे है पंचमृत्तिका। अब पंचमृत्तिका के नाम से किसे ग्रहण करोगे आप? इसलिए पंचमृत्तिका ज्ञान होगा तभी ग्रहण करोगे, वरना पंचमृत्तिका करोगे तो 5 मिट्टी कहाँ से लाओगे आप? 5 मिट्टी कौन कौन सी? तो पंचमृत्तिका के लिए कहा गया है कि इष्टिका चूर्ण का भस्मम तथा वल्लीक मृत्तिका गैरिकम लवणन चेती कीर्तिता पंचमृत्तिका। ये 5 मृत्तिका कही जाती है। कौन कौन सी? इष्टिका चूर्ण, घर की राख, इष्टिका चूर्णम भस्म के बाद घर की राख, लकड़ी आदि जलने पर जो प्राप्त होती है घर की राख वो, वल्मीक दीमक की मिट्टी, गेरू और नमक, इन 5 द्रव्यों को एकत्र मिलाने से क्या होता है? ये पंचमृत्तिका कहलाती है। ये 5 तरह की मिट्टी कही जाती है, पंचमृत्तिका नाम से कही जाती है। ये पंचमृत्तिका हुई। इसके बाद एवामी, ये अमृतीकरण से इसे कहा जाएगा। अमृतीकरण भी इसे कहा जाएगा। तो अमृतीकरण करने के बाद में इसके संपूर्ण दोष उसमें से समाप्त हो जाते हैं। इस प्रकार से भस्मों की परीक्षा अति उत्तम परीक्षाएं हैं। इन परीक्षाओं के बिना किसी भी भस्म का प्रयोग करना शरीर के लिए अत्यंत हानिकारक है। अतः किसी भी भस्म धातु की भस्म बनाई जाए तो उस भस्म की ये परीक्षाएं करके ही इसका प्रयोग करना चाहिए, क्योंकि इन भस्मों की परीक्षा नहीं करोगे तो भस्में निश्चित रूप से किडनी को डैमेज करेगी, किडनी को खराब करेगी। इसलिए इनका प्रयोग अत्यंत ही आवश्यक है। तो भस्मों की परीक्षा में कौन कौन सी भस्मों की परीक्षा थी? सबसे पहले वारितर होनी चाहिए। वो वारितर यानी वो भस्म पानी में तैरने वाली होनी चाहिए। रेखापूर्ण होनी चाहिए। ये एक्सप्रेस है। तर्जनी और अंगुष्ठ अंगुली से किसी भी भस्म को मलने के बाद इन जो रेखाएं होती है हाथ में, इन रेखाओं में वो भस्म समा जानी चाहिए, वही रेखापूर्ण भस्म कहलाती है। ठीक है। वारितर होनी चाहिए, पानी में तैरने वाली होनी चाहिए, रेखापूर्ण होनी चाहिए, पुनर्भव होनी चाहिए, उत्तम होनी चाहिए, उत्तम गुणयुक्त होनी चाहिए, निरुद्ध होनी चाहिए, सूक्ष्म अत्यंत सूक्ष्म होनी चाहिए। वर्ण का मतलब जैसे शास्त्रों में बताया गया है, जैसे मान लो अभ्रक भस्म के लिए कहा है ऐसी होनी चाहिए, वैसी होनी चाहिए, जिस प्रकार का वर्ण बताया गया है उस प्रकार के वर्ण की युक्त होनी चाहिए। ठीक है। वर्ण होनी चाहिए। श्लक्ष्ण यानी चिकनी होनी चाहिए। एवामी उसके लेने पर वमन नहीं हो, ऐसी एवामी होनी चाहिए। स्वाद रहित भस्म में किसी प्रकार का कोई स्वाद नहीं होता है। यदि किसी भस्म को आपने चखी है, स्वाद लिया है उसका, अगर मान लो मधुर लगेगी आपको, या आपको खट्टी मीठी या आपको अम्लता उसमें दिखती है, तो वो भस्म किसी भी तरह से ग्राह्य नहीं है। ये समझो कि इसमें पुट और देने हैं, इसमें पुट संपूर्ण नहीं हुए हैं, इसलिए उसका कोई स्वाद नहीं होना चाहिए। जब तक स्वाद आता रहे तब तक उसमें पुट और देने हैं, ऐसा होना चाहिए। निर्धूम
अग्नि पर डालने पर उसमें किसी प्रकार की धुआं नहीं निकले, इस प्रकार की परीक्षा अत्यंत आवश्यक है। धन्यवाद, नमस्कार।